ये व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अंतर्गत व्यवसाय विवाद को परिभाषित कीजिए तथा पंजीकृत व्यवसाय संघ के अधिकार एवं दायित्वों को विवेचना कीजिए। यह भी एक प्रश्न बनता है, जिससे कि इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं डिफाइन ट्रेड डिस्प्यूट एंड डिस्कस द राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। व्यवसाय विवाद व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 की धारा 2(6) में व्यवसाय विवाद को परिभाषित किया गया है। धारा 2(6) के अनुसार व्यवसाय विवाद से नियोजकों और कर्मकारों के बीच का या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच का या नियोजकों और नियोजकों के बीच का ऐसा विवाद अभिप्रेरित है जो कि व्यक्ति के अनियोजन से या नियोजनों या श्रम परिस्थितियों से सशक्त हो और कर्मकारों से भी व्यक्ति अभिप्रेत है जो व्यवसाय या उद्योग में नियोजित हो, चाहे वे उस नियोजन में हो या ना हो जिसके साथ व्यवसाय विवाद उद्भूत होता है। ठीक है। एक होता है पंजीकृत व्यवसाय संघ के अधिकार एवं दायित्व। भारत श्रमिक संघ अधिनियम 1926 की धाराएं 17 से 19 तक पंजीकृत श्रमिक संघ के विशेष अधिकार के लिए उपबंध करती हैं, जो क्रमशः दंडिक, दीवानी और संविदागत देयताओं के संबंध में होती हैं। इन्हें निम्नलिखित रूप से कहा जा सकता है। दंडिक दायित्वों के विषय में एज टू क्रिमिनल लायबिलिटी, किसी पंजीयत श्रमिक संघ का कोई अधिकारी या सदस्य धारा 17 में निर्धारित श्रमिक संघ के किसी ऐसे अभिप्राय की वृद्धि देने के लिए समस्या या सदस्यों के बीच हुई किसी सहमति के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 120(b) की उपधारा 2 के अंतर्गत दंड का उत्तरदायी न होगा, जब तक कि सहमति ऐसी नहीं है कि वह अपराध की रचना करे। संघ के पदाधिकारियों द्वारा संघ के हित को देखते हुए दी गई कोई भी सलाह षड्यंत्र नहीं मानी जाएगी। षड्यंत्र में अवैध उद्देश्य निहित होता है, चाहे वह उद्देश्य अंतिम हो या उद्देश्य प्राप्ति का साधन मात्र। षड्यंत्र चूंकि अपराध है और दंडनीय भी, इसलिए संघ के पदाधिकारियों द्वारा कराया गया कार्य षड्यंत्र की परिधि में आता है या नहीं, इस पर गंभीरता से विचार करके यह निर्णय निकालना चाहिए। षड्यंत्र की से धारा 17 संघ को उन्मुक्ति प्रदान करती है। स्मरण रहे कि अगले विधि की तुलना में भारत की व्यावसायिक संघ को कम उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं। इंग्लैंड में आपराधिक षड्यंत्र एवं संपत्ति संरक्षण अधिनियम 1857 में षड्यंत्र संबंधी प्रावधान है। भारतीय श्रमिक संघ की धारा 17 से 18 का षड्यंत्र संबंधी प्रावधान उक्त आंग्ली विधि पर आधारित है। दीवानी दायित्वों के संबंध में एज टू सिविल लायबिलिटी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, एक पक्षकार के रूप में होने के कारण किसी पंजीकृत श्रमिक संघ अथवा उसके किसी अधिकारी या सदस्यों के प्रति उनके द्वारा श्रमिक विवाद के विचार या उसके वृद्धि के लिए कोई कार्य करने के कारण कोई वाद, जिसको सूट कहा जाता है, या वैध कार्रवाई किसी दीवानी न्यायालय में संधारित नहीं की जाएगी, जिसका आशय यह निकलता है कि ऐसे कार्य के किसी व्यक्ति को नियोजन की संविदा भंग करने के लिए प्रेरित किया है अथवा ऐसा कार्य किसी अन्य व्यक्ति के कारोबार, व्यवसाय या नियोजन में हस्तक्षेप करता है अथवा किसी व्यक्ति के अधिकार के साथ उसकी पूंजी या श्रम या निर्वर्तन करने के लिए, जैसे कि वह इच्छा करता है। एक पंजीकृत श्रमिक संघ दीवानी न्यायालय में किसी प्रतिनिधि द्वारा श्रमिक कार्रवाई में किसी दृष्टिकृत के लिए जो श्रमिक संघ के किसी प्रतिनिधि द्वारा श्रमिक विवाद का विचार करके या उसकी वृद्धि के लिए किया गया है, उत्तरदायी न होगा। यदि वह सिद्ध हो जाता है कि ऐसा कार्य ऐसे व्यक्ति ने श्रमिक संघ की कार्यकारिणी की जानकारी में लाए बिना किया है अथवा कार्यकारिणी के लिए निर्देशों के विपरीत किया है। ठीक है। एक है संविदात्मक दायित्व के विषय में एज टू कंट्रेक्चुअल लायबिलिटी, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं यथा समय प्रचलित विधि के होते हुए एक पंजीकृत श्रमिक संघ के सदस्यों के बीच सहमति, जिसको एग्रीमेंट कहा जाता है, केवल इस अधिनियम के कारण से शून्य
वॉइड या शून्यकरण वर्डेबल न होगी कि सहमति का कोई अभिप्राय व्यवसाय का अवरोधक नहीं होता है। इसमें यह भी कहा जा सकता है कि उपबंधित है कि इस धारा में कुछ भी किसी दीवानी न्यायालय को अधिकार नहीं देता है कि वह किसी सहमति को ऐसी शर्त जिसमें श्रमिक संघ का कोई सदस्य अपना माल बेचेगा या नहीं बेचेगा, व्यवसाय का कार्य करेगा या नहीं करेगा, नियुक्त करेगा अथवा ना नियुक्त करेगा, अथवा ना नियुक्त होगा या ना नियुक्त होगा के स्पष्टता भंग होने पर क्षतिपूर्ति लागू करने या वसूली करने के लिए संस्थित की गई किसी कार्यवाही का संधारण करें। पी विरुद्धिलम बनाम लोटस मिल्स के प्रबंधक 1998 एक SCC 650 के विनिश्चय में स्पष्ट किया गया है कि मान्यता प्राप्त यूनियन तथा प्रबंधक के मध्य समझौते को न्यायिक निर्णय में भी उच्च स्थान प्रदान किया जाएगा। देखिए, यह भी एक तरीके से यह भी एक विवाद ही था जो कि केस में आता है। और कुछ प्रश्न और भी हैं, जैसे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत उद्योग को परिभाषित करके और उनका विषय क्षेत्र का परीक्षण कीजिए। अपने उत्तर जिस प्रकार महत्वपूर्ण के आधार पर दीजिए। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं, डिफाइन एंड एग्जामिन द स्कोप ऑफ इंडस्ट्री अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 रेफर टू लीडिंग केसेस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। यह होता क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो देखिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत उद्योग को परिभाषित भी किया गया है अथवा चिकित्सालयों में संदर्भ के हॉस्पिटल मजदूर सभा में सफदरगंज चिकित्सालय वादों को उच्चतम न्यायालय की दृष्टि विरोधाभासी है। इसमें इस प्रकार से इसकी व्याख्या भी परिभाषित की गई है। देखिए, होता क्या है, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा भी गया है, जैसे कि औद्योगिक विवाद नियम 1947 की धारा 2 यहाँ की में उद्योग शब्द का मूल परिभाषा दी गई है। धारा 2 यहाँ के अनुसार उद्योग में अभिप्रेत है कि कोई कारोबार, व्यापार, उपक्रम, अंडरटेकिंग, अभिनिर्माण, जिसको मैन्युफैक्चर भी कहते हैं, या नियोजकों की आजीविका और या अपने साथ कामगारों को किसी आजीविका, सेवा, रोजगार, हस्तशिल्प, दस्तकारी या औद्योगिक व्यवसाय अथवा उपव्यवसाय को भी सम्मिलित करता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम में उद्योग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी उद्योग में नियुक्त या कार्यरत व्यक्ति को ही श्रमिक माना जाता है और औद्योगिक विवाद की परिभाषा में भी श्रमिक व नियोजक के बीच मतभेद होने पर उसे औद्योगिक विवाद माना जाता है। यदि कोई श्रमिक जिस संस्थान में कार्य करता है वह संस्थान उद्योग की परिभाषा में नहीं आता है तो उसका विवाद इस अधिनियम के क्षेत्र से बाहर होगा। उपक्रम शब्द से तात्पर्य किसी कार्य को प्रारंभ करने से है जिसका व्यापक संदर्भ है। उच्चतम न्यायालय के तत्संबंधी प्रायः सभी विनिश्चयों पर दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि उपक्रम किसी कारोबार, व्यापार की भली भांति मिलता जुलता होना चाहिए या निर्धारित करने के लिए कि किस प्रकृति के उपक्रम उद्योग की परिभाषा में आएंगे। उच्चतम न्यायालय में निम्न महत्वपूर्ण निर्णयों के तहत कुछ आवश्यक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिसमें सर्वप्रथम न्यायाधिपति श्री गजेंद्र धटकर ने स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम हॉस्पिटल मजदूर सभा AIR 1960 SC 610 के मामले में निम्न सिद्धांत पर प्रतिपादित किए। अगर कोई क्रियाकलाप वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण के लिए समाज को व्यवस्थित रूप से सारवान सेवाएं प्रदान करता है जिसमें कर्मकारों की सहायता ली जाती है तो यह क्रियाकलाप उद्योग की परिभाषा में शामिल होगा। इस प्रकार के क्रियाकलाप में मानवता, नियोजक एवं कर्मकार का सहयोग अंतर्निहित होगा या होता है और इसका उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं के हिसाब से माना जाता है। देखिए, की पूर्ति एक क्रियाकलाप के लिए यह जरूरी है कि यह आवश्यक है कि इसे कारोबार तथा व्यापार की भांति संचालित किया जाए। तत्पश्चात इस सिद्धांत को कई विनिश्चयों में लागू किया गया, परंतु बंगलौर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बनाम A रजप्पा AIR 1978 SC 548 के मामले में न्यायाधिपति कृष्णा अय्यर ने उच्चतम न्यायालय की तरफ से उद्योग के संबंध
में पूर्व सभी निर्णयों पर पुनर्विचार करते हुए विस्तार पूर्वक निम्न महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिससे निरीक्षण ट्रिपल टेस्ट कहा जाता है। त्रिपरीक्षण, जिसको हम ट्रिपल टेस्ट भी कह सकते हैं, इसमें 3 बिंदुओं पर बल दिया गया है, इसी कारण इसे त्रिपरीक्षण कहते हैं। ये है बिंदु निम्न है: एक, सुव्यवस्थित क्रियाकलाप होनी चाहिए। दूसरा, नियोजक और कर्मकार के सहयोग में किसी वस्तु का उत्पादन या वितरण होना चाहिए। तीसरा, मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं को संतुष्ट संबंधी किसी सेवा हेतु संगठित की जाती है, तो ऐसे उपक्रम के उद्योग कहा जाता है। न्यायाधिपति कृष्ण अय्यर के द्वारा दी गई उद्योग की परिभाषा आगे के सभी विनिश्चयों मार्गदर्शक बनी रहेंगी, और इस प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर उद्योग की परिभाषा में नगर निगम, चिकित्सालय, शैक्षणिक संस्था, क्लब, वैदिक पेशा इत्यादि शामिल किया गया। उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रेमचंद बनाम देहरादून नगर पालिका एवं अन्य 2004 5 LLJ 235 SC के बाद में अवधारित किया गया है कि नगर पालिका के चुंगी ग्रहकर एकत्रित करने के विभागों को छोड़कर नगर पालिका के शेष सभी विभाग उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन उद्योग की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाम मो शमीम 2005 LLJ 81 दिल्ली के विवाद पर निर्णय अनुसार बिजली का उत्पादन, प्रसारण और वितरण आदि समस्त प्रक्रियाएं धारा 2 के अर्थान्वयन में औद्योगिक प्रतिष्ठान माने जाएंगे। क्या चिकित्सालय उद्योग है? यह प्रश्न सर्वप्रथम हॉस्पिटल मजदूर सभा AIR 1960 SC 610 के मामले में उठा, जिसमें चिकित्सालय का उद्योग माना गया, जबकि इस मामले में 10 वर्ष पश्चात सफदरगंज हॉस्पिटल के प्रबंधक बनाम कुलदीप सिंह सेठी AIR 1970 SC 1407 में वाद में अपास्त कर दिया गया और चिकित्सालय के उद्योग नहीं माना गया। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने बेंगलोर वाटर सप्लाई बनाम रजप्पा AIR 1978 SC 548 के ऐतिहासिक मामले को आधार मानते हुए सफदरगंज हॉस्पिटल के विनिश्चय को अमान्य ठहराया तथा हॉस्पिटल मजदूर सभा के मामले में सही ठहराया। आगे यह भी कहा गया है कि अस्पताल की सुविधा, शोध, उत्पादन तथा परीक्षण सेवाएं निश्चय ही समाज के लिए सर्वमान्य सेवाएं हैं, अतः स्वीकार करना पूर्णतया त्रुटिपूर्ण होगा कि अस्पताल औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 यहाँ के अंतर्गत उद्योग नहीं है, वास्तव में उद्योग ही श्रेणी में आते हैं। क्या लखनऊ विश्वविद्यालय एक उद्योग है? हाँ, यह एक उद्योग है। अतः वर्तमान स्थिति यह है कि शिक्षण संस्थाएं जिसमें विश्वविद्यालय भी सम्मिलित है एक सीमित अर्थ में उद्योग है। यह बेंगलोर वाटर सप्लाई बनाम रजप्पा के निश्चय द्वारा अभिभावित हो गया है। सुरेश चंद्र माठे बनाम जीवाजी विश्वविद्यालय और अन्य ग्वालियर 1994 2 LLJ 462 MP के बाद में भी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय के लिपिक को कर्मकार तथा विश्वविद्यालय को उद्योग माना है। उद्योग तथा संशोधित परिभाषा औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम 1982 के अंतर्गत उद्योग शब्द को पूर्णतया नई परिभाषा प्रदान की गई है, जो पूर्व के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चयों के प्रभाव को समाप्त कर देती है। बेंगलोर वाटर सप्लाई बनाम रजप्पा 1978 के कथित संशोधन में अंतर्गत सभी शिक्षण, शोध कार्य, वैज्ञानिक एवं परीक्षण संस्थाओं को उद्योग की परिभाषा से बाहर निकाल दिया गया है। इस प्रकार अभिभाषक के कार्यालय, क्लब एवं सहकारी सोसाइटी को उसी स्थिति में उद्योग की परिभाषा में सम्मिलित किया जा सकेगा जब उनमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 10 अथवा इससे अधिक हो। दूसरे शब्दों में, ऐसे व्यवसाय को कर्मकारों की संख्या से 10 में कम होने पर उन्हें उद्योग की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा। औद्योगिक विवाद संशोधन, जिसे हम कहते हैं, अधिनियम 1942 की धारा 2 द्वारा संशोधित उद्योग की परिभाषा को सभी तक प्रभावी नहीं बनाया गया है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा इसे प्रभावी बनाने हेतु शासकीय राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया है। उद्योग शब्द का नई परिभाषा अधिनियम के धारा 2 यहाँ के निम्न भांति उपबंधित की गई है। उद्योग से तात्पर्य ऐसे सुव्यवस्थित क्रियाकलाप से है जो कि किसी नियोजक और उसके कर्मकारों, चाहे ऐसे कर्मकार ऐसे नियोजकों के द्वारा सीधे या किसी अभिकरण जिसके अंतर्गत ठेकेदार भी हैं द्वारा या उसकी मार्फत नियोजित किया गया हो, के बीच सहयोग से किया जा रहा हो, और जो मानवीय आवश्यकताओं के इच्छाओं की जो केवल आध्यात्मिक या धार्मिक प्रकृति की आवश्यकता हो या इच्छाओं ना हो, पूर्ति के लिए माल के उत्पादन, आपूर्ति या वितरण या सेवाओं के लिए है, भले ही ऐसे क्रियाकलाप के प्रयोजन के लिए पूंजी का विनियोजन किया गया हो अथवा नहीं। या दूसरा पॉइंट इसमें यह भी हो सकता है कि
ऐसा क्रियाकलाप कोई अभिलाभ अगेन जिसको कहा जाता है यह लाभ प्राप्त करने हेतु संचालित किया गया हो अथवा नहीं, और इसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित होंगे। इसमें यह भी कहा जा सकता है कि कर्मचारी की संख्या अगर पूर्ण नहीं होती है तो यह एक उद्योग नहीं माना जा सकता। देखिए, डाक कर्मकार नियोजन का विनियमन अधिनियम 1948 की धारा 5 का के अधीन स्थापित डाक श्रम बोर्ड का कोई क्रियाकलाप किसी स्थापना द्वारा किया जाने वाला विक्रय, संवर्धन या कारोबार या दोनों से संबंधित कोई क्रियाकलाप, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होंगे। कोई कृषिकीय क्रिया, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, ऐसी कृषिकीय क्रिया के सिवाय जहां वह किसी अन्य क्रियाकलाप जो क्रियाकलाप इस खंड में पूर्वोक्त उपबंधों में निर्दिष्ट हैं के साथ समेकित रीत से संचालित किया जा रहा हो और ऐसा अन्य क्रियाकलाप प्रधान हो। अस्पताल या औषधालय अथवा शैक्षणिक, वैज्ञानिक या अनुसंधान या परीक्षण संस्थाएं अथवा किसी पूर्ण कार्य हेतु सामाजिक या परोपकारी, जिसको हम फिलैंथ्रोपिक कह सकते हैं, सेवा में पूर्ण या पर्याप्त रूप में लगे हुए संगठनों के स्वामित्व में या उनके प्रबंधन के अधीन संस्थाएं अथवा खादी या ग्रामोदय उद्योग अथवा सरकार के प्रभुत्व संपन्न कार्यों से संबंधित सरकार का कोई क्रियाकलाप जिसमें केंद्र सरकार ने उन विभागों के सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जो कि रक्षा अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष, इसको स्पेस कहते हैं, संबंधी कार्य कर रहे हैं, अथवा कोई घरेलू सेवा अथवा कोई क्रियाकलाप जो कि ऐसे भेद से हो जिसे कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का निकाय करता है, यदि ऐसी वृत्ति के संबंध में व्यक्तियों के द्वारा नियोजित व्यक्तियों की संख्या 10 से कम है, अथवा कोई ऐसा क्रियाकलाप जो कि किसी सहकारी सोसाइटी या क्लब से उसी प्रकार के व्यक्तियों के निकाय द्वारा किया जा रहा है, यदि ऐसे क्रियाकलाप के संबंध में सहकारी सोसाइटी, क्लब या उस प्रकार के व्यक्तियों के निकाय द्वारा नियोजित व्यक्तियों की संख्या 10 से कम है। उद्योग की संशोधित परिभाषा को यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संसद में उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित बेंगलोर वाटर सप्लाई बनाम ए रजप्पा 1978 के निश्चय में प्रतिपादित उदार अवधारणाओं को नकार दिया है। कथित संशोधन के बाद में किसी क्लब को नियोजित कर्मकारों की संख्या 10 से कम है तो वह उद्योग नहीं होगा। इस भांति लेखाकारी की फर्म, कपड़ा विक्रेताओं का रजिस्टर्ड संघ, पुस्तकों की दुकान, बाल काटने का सैलून, फार्मेसी इत्यादि उद्योग की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे यदि उनमें कार्यरत कर्मकारों की संख्या 10 से कम होगी। ठीक है, एक प्रश्न और भी बनता है, जैसे बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बनाम बोर्ड ई रजप्पा AIR 1978 SC 548 में प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण भी इसमें किया गया है, और इस मामले से कितने सहमत हैं उपरोक्त मामले में, यह परीक्षण आवश्यक है। इस संबंध में अवगतन विधि की स्थिति क्या है यह भी इसमें बताई गई है। देखिए, बेंगलोर वाटर सप्लाई बनाम ए रजप्पा के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 7 न्यायाधीशों से पीठ से विस्तार से उद्योग की परिभाषा के क्षेत्र में विचार कर निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे त्रिपरीक्षण ट्रिपल टेस्ट भी कहा जा सकता है। ये सिद्धांत लगभग वही है जो हॉस्पिटल मजदूर सभा के मामले में प्रतिपादित किए गए थे। त्रिपरीक्षण, इसमें 3 बिंदुओं पर बल दिया गया है, इसे त्रिपरीक्षण कहते हैं। ये बिंदु निम्न है: क्रिया कार्यकलाप सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किया जाना चाहिए, यह कार्य नियोजकों और कर्मचारियों के सहयोग से किया जाना चाहिए, यह कार्य माल के उत्पादन और वितरण तथा मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं के संतुष्ट संबंधी किसी सेवा का उद्देश्य से किया जाना चाहिए। इस मामले में निम्न बिंदुओं पर ही बल दिया गया था। और उद्योग में धार्मिक या आध्यात्मिक सेवाएं, दैवी आशीर्वाद हेतु जाने वाली सेवाएं यथा बहुत बड़े पैमाने पर प्रसाद या भोजन बनाना सम्मिलित नहीं है। उद्योग में भौतिक सेवाएं और वस्तुएं सम्मिलित हैं। लाभ हेतु या लब्धि उद्देश्य का अभाव महत्वहीन है, चाहे उद्यम वेंचर पब्लिक, प्राइवेट अथवा संयुक्त क्षेत्र में हो। मुख्य बल कार्य प्रणाली पर है और निर्णायक परीक्षण टेस्ट कार्यकलाप की प्रकृति में, जिसमें नियोजक नियोजित के संबंधों पर विशेष बल दिया जाता है। यदि कोई संगठन व्यापार या कारोबार करता है तो उसे ऐसा कहा जाना मात्र इस कारण का बंद नहीं किया जाएगा कि उपक्रम लोकोपकार की भावना से प्रेरित है। अतः बेंगलोर वाटर सप्लाई बनाम ए रजप्पा के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप व्यवसाय, क्लब, शिक्षण संस्थाएं, सहकारी समितियां, शोध संस्थान, पूर्णार्थ परियोजनाएं और अन्य श्रेष्ठ उद्यम यदि
इस मामले में प्रतिपादित त्रिपरीक्षण की शर्तों को ध्यान में रखते हुए कहा गया है। पूरा करते हो हैं तो उन्हें उद्योग की परिभाषा के बाहर नहीं किया जा सकता है। प्रभावी प्रकृति परीक्षण: यदि किसी उपक्रम में अनेक प्रकार के कार्यकलाप किए जाते हैं जिसमें कुछ तो छूट दिए जाने का योग्य है और अन्य नहीं, और इसमें काम करने वाले कुछ कर्मकार नहीं हैं, या इसमें कुछ विभाग माल के उत्पादन अथवा अन्य सेवाओं के रद्द नहीं है, तो ऐसी दशा में उपक्रम द्वारा किए जाने वाली प्रमुख सेवा अथवा विभागों की सुगठित इंटीग्रेटेड, जिसे कहते हैं प्रकृति ही उपक्रम के प्रकृति के निर्धारण हेतु मुख्य परीक्षण कहा जाएगा। यदि मुख्य कार्यकलाप उद्योग की परिभाषा के अंतर्गत आता है तो उपक्रम अंडरटेकिंग को उद्योग कहा जाएगा, यद्यपि उसमें काम करने वाले वे लोग जो कर्मकार की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। अपवाद: बेंगलोर वाटर सप्लाई बनाम रजप्पा के मामले में ही यह भी निर्णय दिया गया था कि व्यवसाय की कुछ प्रतिबंधित कोटियाँ क्लब, सहकारिताओं, गुरुकुल और छोटी शोध प्रयोगशालाओं के उद्योग के अपवाद स्वरूप माना जा सकता है, बशर्ते कि वे ऐसे साधारण उद्यम वेंचर हैं जो प्रभावी प्रकृति परीक्षण डोमिनेंट नेचर टेस्ट को पूरा करते हैं और उनमें कर्मचारियों को नियोजित नहीं किया जाता है, वरना न्यूनतम मामले में सीमांत मार्जिनल कर्मचारियों को उस इकाई और गैर कर्मचारियों नॉन एम्प्लॉय प्रकृति को बिना नष्ट किए भाड़े पर रखा जाता है। केवल राज्य के प्रभुत्व संपन्न कार्य ही उद्योग के अपवाद माने जाते हैं। सरकारी या विधि निकायों, स्टैच्यूटरी बॉडीज के कल्याणकारी कार्यकलाप या आर्थिक उपक्रम एडवेंचर इसके अपवाद नहीं हो सकते हैं। उन विभागों में भी जो कि प्रभुत्व संपन्न कार्य कर रहे हैं, यदि ऐसी इकाइयां जो कि उद्योग हैं और तात्विक रूप से प्रतिकरण सब्सटेंटली सेवरेबल हैं तो वे उद्योग परिभाषा के अंतर्गत आएंगी। ठीक है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत निर्धारित वादों को सहायता से कर्मकार को परिभाषित कीजिए। कर्मकार और स्वतंत्रता ठेकेदार में भेद कीजिए। यह भी एक तरीके से बनता है प्रश्न, क्योंकि इंग्लिश में इसे हम कह सकते हैं कि डिफाइन वर्कमैन अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस, डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्कमैन एंड द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। यह इस तरह डिसाइड किया गया है। इसकी डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन या कर्मकार की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है, जैसे कि औद्योगिक विवादों के अंतर्गत कर्मकार की परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिनियम की धारा 2 में कर्मकार को निम्न भांति परिभाषित किया गया है। कर्मकार से आशय प्रशिक्षु अप्रेंटिस सहित ऐसे किसी भी व्यक्ति से है जो किसी औद्योगिक संस्थान में किराए या इनाम पर कोई कौशलपूर्ण, स्किल्ड या कौशल रहित अनस्किल्ड शारीरिक, मैनुअल, पर्यवेक्षी, सुपरवाइजरी, तकनीकी, टेक्निकल या लिपिक क्लर्क के कार्य करने के लिए नियोजन किए गए हों, चाहे उनके नियोजन की शर्तें अभिव्यक्त या हों या विवक्षित हों। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत होने वाली किसी कार्रवाई के लिए जो किसी औद्योगिक विवाद से संबंधित या कर्मकार की परिभाषा के अंतर्गत दो व्यक्ति भी आते हैं जिन्हें नियोजन से पदमुक्त, डिसमिस या उन्मोचित, डिस्चार्ज कर दिया गया है, या जिन्हें उस विवाद के कारण या उस विवाद के फलस्वरूप उनकी छटनी कर दी गई है, या जिनका पदमुक्त किया जाना या उन्मोचन या छटनी उस विषय के कारण रहा है। कर्मकार की उपर्युक्त परिभाषा में निम्नलिखित व्यक्तियों को शामिल नहीं किया गया है। तो पहला, जो स्थल सेना अधिनियम 1950 या वायु सेना अधिनियम 1950 या नौसेना अधिनियम 1947 के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, पुलिस सेवा या जल सेवा में नियोजित व्यक्ति। तीसरा, प्रबंधकीय या प्रशासनिक सेवा में कार्यरत व्यक्ति। चौथा, पर्यवेक्षीय स्थित सुपरवाइजरी कैपेसिटी में नियुक्त व्यक्ति जो 1600 रुपये से अधिक वेतन प्रतिमाह प्राप्त करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में BSO S&D कंपनी बनाम मैनेजमेंट स्टाफ एसोसिएशन AIR 1971 को 922 के बाद में यह निर्णय किया गया कि वह व्यक्ति उस आधार पर कामगार नहीं माना जाएगा कि वह धारा 2 के चारों अपवादों में नहीं आता है। पदमुक्त डिसमिस्ड व्यक्ति तभी तक कर्मकार माना जाएगा जब तक
उसके संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, कोई कॉन्ट्रैक्टर या उसके नियोजित कर्मकार की परिभाषा की परिधि में नहीं आते, पर्यवेक्षणीय कार्य करने के लिए नियुक्त अकाउंटेंट कर्मकार ही माना जाएगा। एक विवाद अरकल गोविंद राजराव बनाम शिवागींजी ऑफ इंडिया लिमिटेड बम्बई 1985 LLJ 481 में उच्चतम न्यायालय ने कर्मकार के अवधारणों की कसौटियों का निरूपण करते हुए कहा है कि कोई कर्मचारी कर्मकार है या नहीं, इस बात का अवधारण उसके कर्तव्यों के प्रधान आधारभूत या प्रमुख प्रकृतियों की सहायता से उसके द्वारा दिए गए अतिरिक्त कर्तव्यों की प्रकृति का वेतन के अंतर की सहायता से किया जाएगा। जहां किसी कर्मचारी के पास विविध प्रकार के काम हैं, वहां न्यायालय से यह पता लगाना होगा कि उसके प्राथमिक और आधारभूत कर्तव्य क्या है, और यदि कभी कभी उससे कोई अन्य काम करने के लिए कहा जाता है जिसका आधार उसके मूलभूत कर्तव्यों के अनुरूप होना जरूरी नहीं है, तो यह अतिरिक्त कार्य उस व्यक्ति के रूप में और परिस्थिति को नहीं बदल सकते, अर्थात उस व्यक्तियों के स्वरूप और परिस्थिति का अवधारण करने के लिए सर्वप्रथम उसके नियोजन के प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में रखना होगा और कुछ अतिरिक्त कर्तव्यों को अस्वीकार भी करना होगा। कर्मकार और स्वतंत्र ठेकेदार में अंतर क्या होता है? देखिए, डिफरेंस बिटवीन वर्कमैन एंड द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। ये होता क्या है, इसको हम इंग्लिश में व्यक्त करते हैं। कर्मकार और स्वतंत्र ठेकेदार में अंतर इस प्रकार से निम्नलिखित हैं, जैसे कि कर्मकार स्वयं काम करने के लिए सहमत होता है और ठेकेदार दूसरों व्यक्तियों से कोई काम पूरा कराता है। एक कर्मकार जो कि स्वयं काम करने के लिए सहमत होता है, केवल इस कारण से कर्मकार कहलाना बंद नहीं हो जाता है कि दूसरे व्यक्तियों को अपने साथ काम करने के लिए लाता है। कोई व्यक्ति स्वतंत्र ठेकेदार है अथवा कर्मकार, इसका निर्णय करने की कसौटी यह है कि उसने स्वयं व्यक्तिगत रूप से काम करने की सहमति दी है अथवा नहीं। यदि उसने स्वयं काम करने की सहमति दी है तो वह कर्मकार है। मात्र इस तथ्य से उसकी इस हैसियत में कोई अंतर नहीं आता कि वह उस काम को पूरा करने के लिए अन्य व्यक्तियों की सहायता लेता है। कर्मकार काम करने के लिए अपने नियोजक के नियंत्रण और पर्यवेक्षण सुपरविजन के अधीन रहता है। ठेकेदार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि एक स्वतंत्र कारोबार के अनुसरण में दूसरे व्यक्ति के लिए विशिष्ट काम करने का वचन देता है, किंतु उस काम के विस्तार के संबंध में अपने आप को उस व्यक्ति के अधीन समर्पित नहीं करता। कर्मकार वह व्यक्ति है जो कि प्रबंधकों के साथ सेवा की संविदा करता है। ठेकेदार वह व्यक्ति है जो कि नियोजक के नियंत्रण के पर्यवेक्षण के स्वतंत्र रहते हुए कार्य को पूरा कराने की संविदा करता है। देखिए, चिंतामण राव बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 1958, यह भी एक केस है। 80-58 के बाद में एक बीड़ी कंपनी और एक स्वतंत्र ठेकेदार के बीच एक करार हुआ कि ठेकेदार प्रबंधकों से तंबाकू प्राप्त करेगा और वह उससे बीड़ी बनाकर देगा और प्रतिफल प्राप्त करेगा। उसे यह सुविधा दी गई कि वह बीड़ी के परिधान डिलीवरी के बाद कार्य समाप्त हो जाएगा। वह ठेकेदार कारखाना के प्रबंधकों के नियंत्रण के अधीन नहीं था और उसके लिए यह भी आवश्यक नहीं था कि वह कारखाना में रहकर काम करे। न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि ठेकेदार प्रबंधकों द्वारा नियोजित कर्मकार नहीं था, अपितु वह एक स्वतंत्र ठेकेदार था जो कि संविदा ने अपने भाग के पूर्ति बड़ी तैयार कराकर उसने कारखाना में प्रदान करने के द्वारा करता था। देखिए, एक प्रश्न इसमें और भी बनता है, जैसे औद्योगिक विवाद की परिभाषा और कोई व्यक्तिगत विवाद कब तक एक औद्योगिक विवाद हो जाता है। देखिए, यह भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभार इस पर भी प्रश्न बन जाता है। औद्योगिक विवाद होता क्या है? इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। यह होता क्या है? औद्योगिक विवाद से तात्पर्य है कि कोई ऐसा विवाद या मतभेद जो नियोजकों तथा कर्मकारों तथा नियोजकों के बीच हो और या किसी व्यक्ति के नियोजन अनियोजन या नियोजन के निर्बंधों या श्रम की शर्तों से सशक्त है। ऐसे विवाद मुख्य रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की देन है। ठीक है।
औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत औद्योगिक विवाद को स्पष्ट किया गया है। इसके अनुसार औद्योगिक विवाद का आशय किसी ऐसे विवाद से है जो नियोक्ता तथा नियोक्ता एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स के बीच हुआ हो, या जो नियोक्ता श्रमिकों के बीच हुआ हो, एम्प्लॉयर्स या वर्कमैन के बीच हुआ हो, या जो श्रमिक और श्रमिकों के बीच हुआ हो। देखिए, वर्कमैन और वर्कमैन के बीच हुआ हो, ऐसे विवाद के संबंध में नौकरी एम्प्लॉयमेंट अथवा बेकारी नॉन एम्प्लॉयमेंट अथवा नौकरी की शर्तों द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अथवा श्रम की स्थिति द कंडीशंस ऑफ लेबर से हो। औद्योगिक विवाद के लिए निम्न आवश्यक तत्व होने ही चाहिए। देखिए, नियोजकों व कर्मकारों या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच कोई मतभेद या विवाद या मतभेद नियोजन या अनियोजन, नियोजन के निबंधनों या श्रम की परिस्थितियों से संबंधित होना चाहिए। ठीक है। तीसरा में यह है कि विवाद या मतभेद किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में भी हो सकता है कि या कर्मकारों उस व्यक्ति से सामूहिक रूप से अभिरुचि रखते हों। औद्योगिक विवाद की परिधि बहुत व्यापक है। इससे अंतर्गत किसी उद्योग में नियोजन के संबंध में भर्ती पद्धति, काम की दयनीय दशाएं, मजदूरी, बोनस, महंगाई भत्ता, टाइमिंग, उत्पादन, नया ग्रेड, हाउस रेंट अलाउंस, निलंबन छुट्टी, साप्ताहिक या मासिक पाली परिवर्तन, अतिरिक्त समय के काम के लिए भत्ता, प्रबंधों का दुर्व्यवहार, अकुशल प्रबंध तथा नेतृत्व, राजनीतिज्ञों और नेताओं द्वारा श्रमिकों या नियोजकों द्वारा तालाबंदी, कामबंदी या कारखाना बंदी और कर्मकारों द्वारा हड़ताल आदि अनेक बातें आती हैं। देखिए, वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण 1960 LLJ 233 में उच्चतम न्यायालय ने अपने विनिश्चय में स्पष्ट किया है कि अनियोजित शब्द व्यापक परिधि वाला शब्द है। इसके अंतर्गत किसी कर्मकार की छंटनी या निलंबित कर्मकार की सेवा बहाल करने से इनकार करना भी आता है। किसी विवाद को औद्योगिक विवाद की परिधि में आने के लिए यह आवश्यक है कि कर्मकारों द्वारा औपचारिक रूप से कोई मांग उठाई गई होनी चाहिए, जो कि नियोजक द्वारा यह मांग स्पष्टता इनकार की जानी चाहिए। बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम प्रथम औद्योगिक अधिकरण 2006 110 FLR 136 में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि सेफ्टीकरण अपने आप में विवाद नहीं है, लेकिन उसके जरिए जब किसी व्यक्ति को नियोजन, अनियोजन अथवा नियोजन की शर्तों या श्रम दशाओं के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न है, तब ऐसा विवाद औद्योगिक विवाद बन जाता है। वर्कमैन ऑफ डीमाकुची टी स्टेट बनाम मैनेजमेंट डीकामुची टी स्टेट के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने औद्योगिक विवाद के बारे में 3 बातें स्पष्ट की थीं। सर्वप्रथम, विवाद या मतभेद होना चाहिए। यह विवाद या मतभेद नियोक्ता या कर्मकार अथवा कर्मकार या कर्मकार के बीच होना चाहिए। इस विवाद को रोजगार, अरोजगार, रोजगार या रोजगार की शर्तों आदि में संबंध होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें क्या व्यक्तिगत विवाद औद्योगिक विवाद होगा? इस एन इंडिविजुअल डिस्प्यूट विल बी या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। यह होता क्या है, इसमें पहले समझना जरूरी है कि मथुरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1981-30 SEC 623 में उच्चतम न्यायालय ने औद्योगिक विवाद तथा व्यक्तिगत विवाद पर व्यापक प्रकाश डाला है। इसके अनुसार एक ही कर्मकार की सेवा विभुक्त से संबंधित विवाद का रेफरेंस धारा 2A के लागू होने के पूर्व सेवा विमुक्ति की गई थी और विवाद उठाया गया था कि कर्मकार यूनियन की सदस्यता के कारण यूनियन तथा अधिकांश कर्मकारों के मामले में उठाया था। तथ्यों के आधार पर संदर्भित विवाद को औद्योगिक विवाद माना गया, न कि व्यक्तिगत विवाद। सर्वप्रथम, स्वदेशी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम उनके कर्मकार 1995 3I LJ के निर्णित किया गया था कि व्यक्ति को औद्योगिक विवाद उठा सकता है। उच्चतम न्यायालय न्यूज़पेपर लिमिटेड बनाम ट्रिब्यूनल यूपी और अन्य AIR 1957 SC 532 में इससे संबंधित विवाद को समाप्त करते हुए निर्णित ने किया कि नियोजक और अकेले कर्मकार के बीच विवाद औद्योगिक विवाद की परिभाषा में अंतर्गत नहीं आता, लेकिन यदि एक ऐसे व्यक्तित्व हित में संबंध में कर्मकारों का एक वर्ग विवाद उठता है तो वह औद्योगिक विवाद में माना जाएगा। किसी एक ही व्यक्ति के विषय में कर्मकार समूह या कुछ कर्मकारों द्वारा उठाया गया विवाद निश्चित रूप से औद्योगिक विवाद होगा। यह भी आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति के बारे में विवाद उठाया गया हो वह उसे उठाने वाली यूनियन का सदस्य ही हो। अल्पसंख्यक यूनियन द्वारा भी व्यक्तिगत विवाद उठाया जा सकता है।
इतना ही नहीं, गैर मान्यता प्राप्त एसोसिएशन द्वारा रिट पिटीशन बाद फाइलों किया जा सकता है। लोगों का एक बड़ा समूह जिनकी सामान्य व्यथा हो, चाहे वे मान्यता प्राप्त संघ के संबंधित ना भी हों, पिटीशन फाइल कर सकते हैं। धारा 2A के प्रावधान में कि अकेले एक व्यक्ति के लिए या उसके द्वारा उठाया गया विवाद औद्योगिक विवाद होगा, चाहे कोई दूसरा कर्मकार या उसकी कोई यूनियन विवाद का पक्षकार ना भी हो, यदि उसका संबंध नियोजन, अनियोजन, सेवानिवृत्ति, छंटनी या अन्य सेवा शर्तों या उनके परिवर्तनों से है। इस धारा को जोड़े जाने वाले के पहले कोई व्यक्तिगत विवाद तभी औद्योगिक विवाद हो सकता है जब उसे यूनियन या कर्मकार वर्ग के समर्थन प्राप्त हो। अब यह आवश्यक नहीं है कि पंजीकृत यूनियन ही ऐसा विवाद उठाए और संबंधित व्यक्ति उसका सदस्य हो। यह भी आवश्यक नहीं है कि कर्मकार द्वारा उसके समर्थन में प्रस्ताव ही पास हो। कर्मकारों द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद भी व्यक्तिगत विवाद औद्योगिक विवाद बना रहेगा यदि उसे संदर्भित कर दिया गया है कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स लिमिटेड के कर्मकारणगण बनाम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स के प्रबंधगण AIR 1970 SC 737 में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स के 2 कर्मकारों के संबंध में दिल्ली संवाददाता संघ ने एक विवाद उठाया। जब वे दोनों उस संघ के सदस्य नहीं हैं, फिर भी उसे औद्योगिक विवाद माना गया। देखिए क्वेश्चन और बनता है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत श्रम न्यायालय के गठन, शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन किस प्रकार से है। इसको इंग्लिश में भी कह सकते हैं, डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स एंड फंक्शन ऑफ लेबर कोर्ट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। श्रम न्यायालयों का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर कोर्ट्स। देखिए लेबर कोर्ट्स होती क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 7 में श्रम न्यायालयों लेबर कोर्ट से संबंधित व्यवस्थाएं की गई हैं। इन व्यवस्थाओं के अनुसार सरकार संबंधित गजट में व्यवस्था करके एक या एक से अधिक श्रम न्यायालयों की रचना कर सकती है। इन न्यायालयों का उद्देश्य औद्योगिक विवाद में निर्णय देना है। ऐसे मामलों में संबंधित औद्योगिक विवादों में जिनका उल्लेख द्वितीय अनुसूची में दिया गया है अथवा कोई अन्य कार्य करना है जो कि उनके सुपुर्द किया जाए। अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 3 के अनुसार श्रम न्यायालय के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए जाने वाले लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। वह या तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा किसी समय रहा हो, या वह कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए जिला जज अथवा अतिरिक्त जिला जज रहा हो, या वह कम से कम 2 वर्ष की अवधि के लिए श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के जिसका निर्माण औद्योगिक विवाद अपीलीय न्यायाधिकरण अधिनियम 1950 के अधीन हुआ हो, अध्यक्ष अथवा अन्य सदस्य के पद पर अथवा किसी भी न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष अथवा सदस्य के पद पर रहा हो, या उसने कोई भी न्यायिक पद जुडिशियल ऑफिस के पर भारत में कम से कम 7 वर्ष कार्य किया हो, या वह कम से कम 5 वर्ष तक किसी भी ऐसे श्रम न्यायालयों का अध्यक्ष रहा हो जिसका निर्माण किसी भी प्रांतीय, प्रोविंशियल अथवा राज्य के अधिकार स्टेट एक्ट के अंतर्गत हुआ हो। श्रम न्यायालयों का क्षेत्राधिकार, जुरिडिक्शन ऑफ लेबर कोर्ट, यह होता क्या है। जैसे कि श्रम न्यायालयों का क्षेत्राधिकार अधिनियम के द्वितीय अनुसूची 2nd शेड्यूल में निम्नलिखित निर्दिष्ट किया गया है। ये स्थायी आदेशों स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अधीन नियोक्ता द्वारा प्रेषित किसी आदेश की वैधता एवं औचित्य प्रॉपर्टी का प्रश्न। दूसरा यह है कि स्थायी आदेशों के विवरण अथवा उनकी व्याख्या इंटरप्रिटेशन का प्रश्न। तीसरा यह है कोई ऐसा मामला जिसमें श्रमिक वर्कमैन के पदच्युत किए जाने, डिस्चार्ज या बर्खास्तगी, डिसमिसल, पुनर्नियुक्ति, रीइंस्टेटमेंट अथवा अनुचित ढंग से बर्खास्त किए गए श्रमिकों की सहायता की स्वीकृति का मामला प्रश्नगत हो। चौथा यह है रिवीजन दी जाने वाली किसी छूट, प्रिविलेज अथवा सुविधा की वापसी का प्रश्न। पांचवा हड़ताल अथवा तालाबंदी, स्ट्राइक और लॉकआउट की वैधता अथवा अवैधता का प्रश्न। तथा छठवा ऐसे सभी मामले जो तृतीय अनुसूची में नहीं हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि उपर्युक्त सभी मामले श्रम न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के भीतर है। श्रम न्यायालय लेबर कोर्ट में केवल एक व्यक्ति होता है जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। हरियाणा राज्य बनाम विकास सिंह 2006 9 SCC 450 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने विनिश्चय में यह स्पष्ट किया है कि यदि मामले में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधान लागू होते हैं तो उस मामले में विशेष के सभी विषय समुचित न्यायाधिकरण के तहत ही निपटाए जाने चाहिए।
बशर्ते विधि द्वारा स्पष्ट वर्जित है कि किसी मामले में दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार नहीं होगा। दीवानी न्यायालय औद्योगिक विवाद से संबंधित मामले की सुनवाई नहीं कर सकती है। देखिए, यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया है कि लेबर कोड जो होती है वह किसी भी श्रम कानून के लिए बनी हुई है और इसमें किसी भी कानून का अगर उल्लंघन होता है तो वह इसमें अपना याचिका दायर कर सकता है। और इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं। श्रम न्यायालय की शक्तियाँ, पावर ऑफ अ लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट की शक्ति क्या है? देखिए, किसी मामले के विवाद या परीक्षण करते समय एक दीवानी न्यायालय जो कि अधिकार दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908, सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। प्रत्येक श्रम न्यायालय को वही अधिकार प्राप्त हैं जो कि इस प्रकार से हैं। पहला, जो किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए विवश करना और शपथ के आधार पर उसका परीक्षण करना, ठीक है। दूसरा ये है साक्ष्यों के परीक्षण के लिए उद्योग कमीशन जारी करना, कागजात तथा सार्वजनिक वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए विवश करना। और एक और है कि जो कि अन्य मामले में जो इस प्रकार निर्धारित हो वो भी हो सकता है। और इसके अतिरिक्त श्रम न्यायालय निम्नलिखित अधिकारों का भी उपयोग करता है। जैसे पहला यह है कि ऐसे किसी एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों को विचाराधीन मामले से विशेष देखिए जानकारी रखते हों, उन्हें चल रही कार्रवाइयों में परामर्श देने के लिए परामर्शदाता या परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करने का अधिकार। दूसरा, यह भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत अपने अध्यक्ष को एक लोक अधिकारी पब्लिक ऑफिसर के रूप में प्रतिष्ठित करने का अधिकार है। और तीसरा यह है कि समक्ष प्रस्तुत कार्यवाही में व्यय या प्रशंसित व्यय निर्धारित करने का अधिकार। श्रम न्यायालय को स्वयंसेवक विवेक से यह निर्णय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि वह यह निर्णय करे कि ऐसा व्यय जिसके द्वारा किसको किस सीमा तक तथा किन प्रतिबंधों के अंतर्गत भुगतान किया जाता है। श्रम न्यायालयों के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ लेबर कोर्ट्स। औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए निर्मित न्यायालयों के अनेक कर्तव्य हैं। इनमें से प्रमुख कर्तव्य निम्न है। पहला, न्यायालयों का सर्वप्रथम कर्तव्य तो यह है कि वह द्वितीय अनुसूची सेकंड शेड्यूल में निर्दिष्ट किसी भी मामले से संबंधित औद्योगिक विवादों पर निर्णय दे तथा अन्य कार्य करे जो कि उसे सुपुर्द किए जाएं। दूसरा, जहां कोई औद्योगिक विवाद श्रम न्यायालय को निर्णयार्थ सौंपा गया हो, वहां उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उसकी कार्रवाई शीघ्र करे और उसकी समाप्ति के पश्चात अपना पंचायत अवार्ड संबंधित सरकार को प्रस्तुत करे। इसमें एक प्रश्न और भी बनता है, जिससे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत औद्योगिक अधिकरण के गठन, क्षेत्राधिकार एवं कार्यों का विवेचन, कर्मचारियों का निष्कासन या पदच्युति के मामले में औद्योगिक अधिकरण क्या समुचित राहत दे सकते हैं। इसका भी यह एक सवाल बनता है, जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिसडिक्शन एंड फंक्शंस ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट एक्ट 1947। व्हाट कैन द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स गिव अप्रोप्रिएट रिलीफ इन द केस ऑफ डिस्चार्ज और डिसमिसल ऑफ वर्कमैन। यह भी एक प्रश्न बनता है। देखिए, इसमें कहने का अर्थ यह है कि औद्योगिक अधिकरण का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ये होता क्या है? औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 7 के अनुसार सरकार सरकारी गेजेट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके औद्योगिक विवाद अथवा तत्संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए एक अथवा एक से अधिक औद्योगिक न्यायाधिकरण का गठन कर सकती है, चाहे वह मामला द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट हो या अथवा तृतीय अनुसूची में हो। न्यायाधिकरण में केवल एक ही व्यक्ति होता है जिसकी नियुक्ति सरकार करती है। कोई भी व्यक्ति न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर नहीं नियुक्त किया जाएगा जब तक कि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न रहा हो अथवा हो या वह कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए जिला जज, डिस्ट्रिक्ट जज या अतिरिक्त जिला जज न रहा हो, या वह औद्योगिक विवाद अपीलीय न्यायाधिकरण अधिनियम के अधीन निर्मित किसी श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण, लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष पद पर अथवा सदस्य पद पर अथवा किसी भी न्यायाधिकरण में इस पद पर कम से कम 2 वर्ष की अवधि पर रहा हो। ठीक है। यदि सरकार उचित समझे तो वह 2 व्यक्तियों को निर्धारक असेसर पद का नियुक्त कर सकती है। असेसर निर्धारक का कार्य न्यायाधिकरण के समक्ष लाए गए मामलों की कार्रवाई में परामर्श देना होता है। देखिए, औद्योगिक न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार क्या होता है? ज्यूरिडिक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। यह होता क्या है?
देखिए, पहला तो यह होता है श्रमिकों को मजदूरी, वेजेस तथा उनके भुगतान का ढंग आदि। दूसरा, प्रतिकार भत्ता तथा अन्य भत्ता। तीसरा, काम के घंटे पर विश्राम, मध्यांतर। चौथा, सवेतन छुट्टी तथा अवकाश। पांचवा, बोनस, लाभांश वितरण, प्रोविडेंट फंड तथा उत्पादन। छठा, स्थायी आदेश के अतिरिक्त पाली के अनुसार कार्य। सातवां, वेतन क्रमों में अनुसार वर्गीकरण। आठवां, अनुशासन संबंधी नियम, रूल्स ऑफ डिसिप्लिन। नौवां, युक्तिकरण, रेशनलाइजेशन। 10वां, श्रमिकों की छटनी तथा प्रतिष्ठानों का समापन। 11वां, कोई भी ऐसा मामला जो इस विनियम में निर्धारित हो। जय भारत टाइल वर्कर मद्रास राज्य के मामले में यह कहा गया है कि औद्योगिक न्यायाधिकरण इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कारखाने के समापन संबंधी विवाद का समाधान करने के लिए क्षेत्राधिकार रखती है। एक्स न्यूज़पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम द वर्कर्स AIR 1963 SC 569 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जब कभी नियोक्ता एवं उसके कर्मचारियों के बीच भीषण विवाद उत्पन्न होता है और विचाराधीन प्रश्न यह होता है कि मिल मालिकों द्वारा कारखाना बंद करने की कार्रवाई तालाबंदी है अथवा नहीं, तो निर्णय सदैव ही संगत तथ्यों की परीक्षा करने के बाद ही किया जा सकता है। औद्योगिक न्यायाधिकरण के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। जब कभी कोई औद्योगिक विवाद औद्योगिक न्यायाधिकरण का निर्णयार्थ सौंपा जाता है तो वह अपनी कार्रवाई शीघ्रतापूर्वक करता है और कार्रवाई के समापन के बाद जितनी जल्दी हो सके उसको चाहिए कि वह कार्रवाई की रिपोर्ट संबंधित सरकार को प्रस्तुत करे। कारखानों में अथवा अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों, वर्कमैन तथा कारखानों के प्रतिष्ठानों के स्वामियों के बीच प्रायः विवाद उत्पन्न होते हैं। यह विवाद सामान्यतः इस कारण होते हैं कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्वामी अपने कर्मचारियों को जहां तक हो सके कम से कम मजदूरी और सुविधाएं देकर स्वयं अधिक से अधिक लाभ चाहते हैं। यही विषमताएं औद्योगिक विवाद के कारण बनती हैं। श्रमिकगण सुसंगठित होकर औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधकों से लोहा लेते हैं और अंत में हड़ताल जैसे शस्त्र अपना लेते हैं और सहारा भी लेते हैं, और प्रबंधक गण मजदूरों पर दबाव डालने के लिए तालाबंदी का सहारा लेते हैं। अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत विवादों को निपटाने अथवा उनके निराकार करने के लिए जिन प्राधिकारियों अथॉरिटीज़ की व्यवस्था की गई है, इनमें औद्योगिक न्यायाधिकरण भी एक है। जब कभी ऐसा प्रश्न उठता है कि क्या कारखाने अथवा औद्योगिक प्रतिष्ठान को बंद करना विधि युक्त है अथवा नहीं, तालाबंदी के लिए प्रबंधकों के पास उचित और न्याययुक्त आधार भी है अथवा प्रबंधकों अथवा नियोक्ताओं द्वारा अपनाया गया एक धोखा मात्र है। ऐसी दशा में न्यायाधिकरण को यह प्रश्न निर्णित करना पड़ता है, क्योंकि यदि कोई तालाबंदी अवैध मजदूर चाल के रूप में अपनाया गया धोखा या ऐसे प्रश्न की जांच करने या पूर्ण अधिकार औद्योगिक न्यायाधिकरण को होता है, कोई तालाबंदी वैध या अथवा नहीं, इस बात को निर्णित करने के पूर्व न्यायाधिकरण को अनेक तथ्यों की परीक्षा करनी होती है। इन तथ्यों में से संगत और महत्वपूर्ण साक्ष्य के लिए निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है। देखिए, यह एक मौखिक साक्ष्य है पहला, दूसरा दस्तावेजी साक्ष्य तथा तीसरा आचरण एवं परिस्थितियों के साक्ष्य। इन्हीं तीन प्रकार के साक्ष्य द्वारा बात का निराकरण किया जा सकता है कि तालाबंदी के लिए मिल मालिकों अथवा औद्योगिक प्रतिष्ठान के स्वामियों या प्रबंधकों के पास उचित आधार है अथवा नहीं। देखिए, औद्योगिक न्यायाधिकरण की शक्तियाँ, पावर्स ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। यह क्या होती है कि जबकि निम्नलिखित बातें प्रदर्शित ना कर दी जाए, औद्योगिक न्यायाधिकरण व्यवस्थापकों के कृत्य जिससे कि उन्होंने किसी कर्मचारी को उसके दुराचरण के प्रति जांच के पश्चात उसकी नौकरी से अलग कर दिया है से किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करता है, कि व्यवस्थापक गण ने सद्भावना से कार्य नहीं किया है, या कि बर्खास्तगी श्रमिकों को परेशान करना अथवा अन्य पूर्ण व्यवहार है, या कि व्यवस्थापक गण ने प्राकृतिक न्याय नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का उल्लंघन किया है, या उन्होंने कोई प्राथमिक त्रुटि की है। विषय वस्तु
के आधार पर जांच परिणाम पूर्णतया निराधार है। यदि जांच निष्पक्षतापूर्वक की गई है और इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कर्मचारी पर लगाए गए आरोप सिद्ध हुए हैं, तो औद्योगिक न्यायाधिकरण को अपील की सुनवाई नहीं करना चाहिए और व्यवस्थापकों को उस अधिकार से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जिसके अनुसार उसको ऐसे कर्मचारी को बर्खास्त करने का अधिकार है जो दुराचरण का दोषी पाया गया है। साधारणतया जिस साक्ष्य को आधार पर आरोपों को सिद्ध करने का विचार है उसे श्रमिक को उपस्थित में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, क्योंकि श्रमिक की उपस्थिति में साक्ष्य ग्रहण करना बड़े ही महत्व का है। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति होती है। देखिए इसमें प्रश्न साथ एक बनता है कि विभिन्न प्राधिकारियों को औद्योगिक विवाद संदर्भित करने हेतु समुचित सरकार की शक्तियों की व्याख्या अथवा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत ऐच्छिक मध्यस्थता के लाभों को विवेचना, यह भी एक सवाल बनता है। देखो समुचित सरकार, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसे हम कहते हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता क्या है? औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 के अनुसार समुचित सरकार से यहाँ तात्पर्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार से है, जिन्हें विधि विधान से पूर्ण स्वतंत्रता या स्वायत्तता प्राप्त है। नियम बनाने के अधिकार के संबंध में भारतीय संविधान में 3 सूचियाँ, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची दी गई है, ताकि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों को मध्य क्षेत्र अधिकार संबंधी विवाद न उत्पन्न हो। समवर्ती सूची पर दोनों सरकारों को समान रूप से अधिकार प्राप्त हो, परंतु केंद्र सरकार यदि समवर्ती सूची पर कोई अधिनियम या नियम बनाती है तो उस सीमा तक राज्य सरकार एक